आज हम लोग बात करेंगे स्टार्टिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। और इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी और आपकी क्रॉस थ्योरी के ऊपर बात करी थी हमने। और हमने ये देखा था कि क्यों सिंगल फेज स्टार्टिंग मोटर जो थी वो स्टार्ट नहीं हो पा रही थी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो क्रॉस थ्योरी जो थी उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि क्यों नहीं स्टार्ट हो रही थी और कैसे इनिशियल पुश देने पे मोटर स्टार्ट हो जाएगी। जबकि डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी जो जस्ट इससे पिछले वाला लेक्चर था उसके अंदर हमने ये कुछ डिस्कस नहीं किया था, केवल डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी जानी थी। और हमने सीखा था कि उसके अंदर एक जो मेन स्टेटर फ्लक्स होता है वो दो पार्ट्स में टूट जाता है। एक होता है आपका बैक फ्लक्स हो सकता है या कह सकते हैं इस तरीके से 5B, ठीक है। और एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है बैकवर्ड फ्लक्स। ये आपका बैकवर्ड फ्लक्स था और ये था आपका फॉरवर्ड फ्लक्स था। ये हमने पुराने लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और हमने माना था, अच्छा डायरेक्शन भी मैंने बता दी थी कि कोई भी एक को फॉरवर्ड ले सकते हो, एक को बैकवर्ड ले सकते हो। इस कंडीशन में मैंने पुराने लेक्चर में जो क्लॉकवाइज था उसे फॉरवर्ड लिया था और जो एंटी क्लॉकवाइज था उसे बैकवर्ड लिया था। हालांकि जो मेन कॉन्सेप्ट होता है बैकवर्ड वो फ्लक्स होता है जो जस्ट अपोजिट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के, और फॉरवर्ड वो फ्लक्स होता है जो इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है। ये सारी चीजें हम लोग पुराने लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। लेकिन हमने अभी तक इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के ये नहीं जाना था कि कैसे इनिशियल पुश देने पे आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। तो ये सब चीजें इस लेक्चर में सीखने को मिलेंगी। जल्दी से नजर मार लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट कैसे हम DRFT का मतलब है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो कैसे हम लोग डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग को समझ सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही इस पूरे थीम है इस पूरे लेक्चर का, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, इनिशियल पुश देने पर कैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है वो स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। ये चीजें इस कॉन्सेप्ट में नहीं बताई गई थी पिछले लेक्चर के अंदर, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी जहां मैंने आपको समझाई थी। थर्ड पॉइंट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लिप क्या होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्लिप ये आपने बहुत अच्छे से इसको जानते होगे, आपने थ्री फेज इंडक्शन मोटर अगर आपने पढ़ी है तो उसके अंदर स्लिप जो है वो उसका हार्ट है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। तो ये आपने सीखा था, इसके बारे में मैं इस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, स्लिप के बारे में बताऊंगा। और लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अपनी लाइफ में इसे रिलेट कैसे कर सकते हैं, मतलब कि क्या कुछ एनालॉगी है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्ट होने में डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी से जो हम अपनी लाइफ में सीख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको लास्ट में बिल्कुल बताऊंगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बता दिया, अब बात करते हैं इनिशियल पुश की। अगर हमने इनिशियल पुश दिया है, ठीक है, देखो अगर हम बात करें विदाउट इन अब्सेंस ऑफ इनिशियल पुश, ठीक, तो देखो ऐसे केस में एक फाइव जो है स्टेटर का फ्लक्स वो दो पार्ट्स में टूट रहा था, 5B और 5F, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो रोटर है वो क्या करेगा, उसका काम होता है इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा रोटर कंडक्टर में वो इस तरीके से होगा कि जो टॉर्क बने अपने कॉज को अपोज करे। तो कॉज अपोज कैसे होगा, तो इस 5F को अपोज करने के लिए रोटर जो है वो 5F की डायरेक्शन में रोटेट होने की कोशिश करेगा, यानी कि TF आ जाएगा। जो 5B है इसके इसके कारण जो टॉर्क बनेगा वो इसको अपोज करने के लिए वो TB यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, जनरेट होगा। अब क्योंकि दोनों टॉर्क TB और TF दोनों बराबर हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों फ्लक्स बराबर हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। 5B और 5F दोनों बराबर हैं कितने, 5S/2 के, ये पुराने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इनकी वजह से जो बनने वाला टॉर्क है TF और TB ये भी दोनों बराबर होंगे। और अगर ये दोनों बराबर होंगे और अपोजिट होंगे तो T नेट कितना हो जाएगा, TF माइनस TB इक्वल टू 0, यानी क्या हुआ, नेट टॉर्क इक्वल टू 0। नेट टॉर्क 0 होगा, यानी कि अगर T नेट यानी कि नेट टॉर्क क्या है आपका 0 है, तो इसका मतलब क्या, नो रोटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी रोटेशन नहीं हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पुराने लेक्चर के अंदर में डिस्कस कर चुके थे। अब बात करते हैं अगर इनिशियल पुश दे देते हैं, ठीक है। अगर इनिशियल पुश दे लिया तो देखो इधर है TB, ठीक, अगर आपने इनिशियल पुश TE दिया, ये TE क्या है, इनिशियल पुश है, ठीक है। इसको हम कह सकता हूं मैं, ये है आपका इनिशियल पुश। तो अगर आपने इनिशियल पुश दिया है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फॉरवर्ड फील्ड की डायरेक्शन में, तो ऐसे केस में जो फॉरवर्ड फील्ड की तरफ के टॉर्क होंगे वो TF, ठीक है, फॉरवर्ड फील्ड प्लस TE एक्सटर्नल हो जाएंगे, और इधर क्या होगा TB। अब क्योंकि दो टॉर्क जो है TB हम जानते थे TB बैकवर्ड टॉर्क और TF फॉरवर्ड टॉर्क ये दोनों बराबर थे, लेकिन जब इसके अंदर एक एक्स्ट्रा टॉर्क TE ऐड कर दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी चीज है क्या होगा कि इसका पड़ना भारी हो जाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज घूमने के तरफ जो टॉर्क होंगे वो T प्लस TF हो जाएंगे, दो टॉर्क मिल गए। अब क्योंकि TF प्लस T ज्यादा है TB से, तो ऐसे केस में मोटर जो होगी वो रोटेट करने लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा टॉर्क, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ
इनिशियल पुश, तो मोटर क्या होगी, इस डायरेक्शन में रोटेट करने लगी। मोटर विल रोटेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन इसलिए लिखा है क्योंकि इस डायरेक्शन में मैंने एक्स्ट्रा टॉर्क दिया है। अगर ये एक्स्ट्रा टॉर्क मैंने इधर दिया होता यहाँ पे टी, तो इन दैट केस मोटर जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि डायरेक्शन ऑफ बैकवर्ड टॉर्क मूव करने लगती है, ठीक है। तो क्योंकि हमने फॉरवर्ड टॉर्क की तरफ ही एक्स्ट्रा पुश दिया है, तो टी एफ प्लस टी, तो क्योंकि टी एफ प्लस टी ज्यादा है टीबी से, तो ऐसे केस में मोटर जो होगी वो रोटेट करने लग जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, इनिशियल पुश का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब लगातार कैसे रोटेट करती रहेगी तो उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा स्लिप का कॉन्सेप्ट, स्लिप क्या होती है और कैसे स्लिप से हम ये जान सकते हैं। तो अगर स्लिप की बात कर ली जाए तो स्लिप हम सब लोग जानते हैं, अगर आपने 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ी होगी, कि स्लिप जो होती है वो रिलेटिव स्पीड डिवाइड बाय रेफरेंस स्पीड, ठीक है। तो यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मोटर है, एक रोटर है और वो एनआर स्पीड से चल रहा है, और उस एनआर स्पीड और डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एनएस है, तो ऐसे केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी इन दोनों के बीच की, एनएस माइनस एनआर। सीधी सी बात है, अगर आप दौड़ रहे हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और उसी डायरेक्शन में एक कार भी जा रही है, उसकी वेलोसिटी v1 है, आपकी वेलोसिटी v2 है, तो रिलेटिव स्पीड v1 माइनस v2 हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो रिलेटिव स्पीड होगी वो ns माइनस nr होगी, और रेफरेंस स्पीड हमेशा हम लोग ns यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को ही लेते हैं, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है ns। तो यहाँ से स्लिप का कॉन्सेप्ट निकल के आया, ये हो गया स्लिप। अच्छा, अगर इसकी बात की जाए ns माइनस nr, तो याद रखना ये होता है स्लिप स्पीड, ठीक है। ये बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ns माइनस nr अगर तुमसे पूछा, यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच की जो डिफरेंस है वो हो जाता है स्लिप स्पीड, और विद रेफरेंस अगर रेफरेंस स्पीड भी ले लेते हैं तो ये हो जाता है स्लिप, ठीक है। तो स्लिप जो होती है वो एक रेफरेंस क्वांटिटी होती है, उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, जबकि स्लिप स्पीड का मैग्नीट्यूड होता है इस मीटर पर सेकंड, यानी कि वही स्पीड की जो यूनिट होती है, या रेडियन पर सेकंड अगर एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। ओके, तो ये था सिंपल कॉन्सेप्ट स्लिप का। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक अलग केस की, यानी कि अगर हमारा रोटर जो है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ अपोजिट है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो रोटर तुम्हारा जस्ट अपोजिट मूव कर रहा है, ये एनआर इधर है और एनएस इधर है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऐसे केस में स्लिप जो होगी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, एनएस प्लस एनआर। इसको बहुत इजीली समझा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप हैं और आप एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं v वेलोसिटी से, और कार है सेम यही वाली कार, और ये आपकी तरफ आ रही v1 v2 से, और कार जो आपकी तरफ आ रही है वो v1 से आ रही है। यहाँ जो एग्जांपल दिया था मैंने कार और इंसान का, ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो स्पीड रिलेटिव स्पीड जो थी ns माइनस एनआर थी। अब की दोनों अपोजिट है, तो आप लोगों ने बेसिक मैथ्स में पढ़ा होगा रीजनिंग में कि ns जब दोनों अपोजिट होते हैं तो स्पीड एड अप हो जाती है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, ns प्लस एनआर। तो क्योंकि दोनों अपोजिट है तो स्लिप कितनी हो जाएगी इस केस में, ns प्लस एनआर अपॉन में ns, ठीक है। आई होप जी समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया। तो अगर ऐसा रोटर है इस तरीके का, यानी कि जिसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर जो है अपोजिट है, तो इन दैट केस जो स्लिप होगी वो ns प्लस एनआर अपॉन में ns होगी। जबकि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो ns माइनस एनआर अपॉन में ns होगी। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट स्लिप का जो हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप निकालने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर हम लोग स्लिप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्लिप निकालने की बात करते हैं तो इसको बड़ा ध्यान से समझने वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से इसको आप समझिएगा। सबसे पहले बात कर ली जाए कि हमने, क्योंकि इनिशियल पुश की डायरेक्शन ये थी इन द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड फील्ड, तो मोटर जो होगी वो रोटेट होने लगेगी एट स्पीड एनआर, ठीक है। तो मोटर तुमने क्या करा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को अगर तुमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल पुश दिया है, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ टी एक्सटर्नल था और इसी को मैं कहता हूँ इनिशियल पुश। अगर आपने इनिशियल पुश दिया है, ठीक है, तो रोटर जो होगा वो रोटेट होने लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर रोटर रोटेट होने लगेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि इधर रोटेट हो रही है, तो ऐसे केस में अगर हम बात करते हैं ऐसे इस पर्टिकुलर केस के लिए, तो देखो अगर स्लिप निकाली जाए तो फॉरवर्ड स्लिप कैसे निकलेगी, तो फॉरवर्ड स्लिप निकलेगी ns, यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ये कितने पे चल रही है, ns पे चल रही है, ठीक है, और ये भी ns पे, दोनों की दोनों ns पे ही है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करी जाए फॉरवर्ड फील्ड के रेस्पेक्ट में, तो ये स्लिप फॉरवर्ड क्या है, स्लिप विद रेस्पेक्ट टू फॉरवर्ड फील्ड, यानी कि फॉरवर्ड फील्ड के रेस्पेक्ट में अगर स्लिप निकाली जाए तो देखो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और जो फ्लक्स की डायरेक्शन है फॉरवर्ड फ्लक्स दोनों सेम है, तो ns माइनस एनआर अपॉन में ns आ जाएगा, सिंपल, जैसा कि मैंने आपको पुराने अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में समझाया था, बिल्कुल वैसे ही। अब अगर बात करी जाए यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस हो जाता है SB अगर यानी कि निकालते हैं, यानी कि SB क्या है यहाँ पे, इसका भी मतलब समझ लो, ये तुम्हारी स्लिप विद रेस्पेक्ट टू
बैकवर्ड फ्लक्स, ठीक है, यानी कि फाई बी, यानी क्या हो गया बैकवर्ड फील्ड, यानी कि बैकवर्ड फील्ड, यानी कि फाई बी के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग स्लिप निकालें रोटर की, तो रोटर देखो, रोटर जो है तुम्हारा इस पर्टिकुलर केस में रोटेट हो रहा है इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में, और फील्ड जो आ रही है वो आ रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी मैंने आपको पुराने केस में बताया था, इस पर्टिकुलर केस में देखो ये सेम केस यही वाला है कि रोटर रोटेट हो रहा है अलग डायरेक्शन में और फील्ड जो है अपोजिट है। तो क्योंकि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो है एक दूसरे के अपोजिट है, ये फाई बी हो गई और ये हो गया रोटर एनआर, ठीक है। तो क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ऐसे केस में स्लिप क्या हो जाएगी बैकवर्ड के फील्ड के रेस्पेक्ट में एनएस प्लस एनआर अपॉन में एनएस, यानी कि एडअप हो जाएगी। ऑब्वियस ही चीज है, जैसा कि हमने सीखा था, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, आपने 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ा होगा कि एनआर इक्वल टू एनएस 1 माइनस एस होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। अगर ये सेम फॉर्मूला लगाओगे तो एनआर की जगह क्या लिख सकते हैं, एनएस 1 माइनस एस लिख सकते हैं स्लिप, ठीक। तो ये हो गया। अब देखो अगर एनएस 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 इन तीनों कैंसिल कर दो तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 2 माइनस एस। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है निकल के, यानी कि जो बैकवर्ड स्लिप होगी वो 2 माइनस एस होगी। अब एस क्या है, तो एस देखो यहां से हम देख सकते हैं, एस है तुम्हारी फॉरवर्ड स्लिप, यानी कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड स्लिप के बीच में अगर रिलेशन निकाला जाए तो ये वाला इक्वेशन आपके लिए बिल्कुल सुटेबल है, ठीक है। तो यानी अगर तुमसे कहा जाए फॉरवर्ड स्लिप अगर एस है तो बैकवर्ड स्लिप इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड स्लिप कितनी हो जाएगी, तो 2 माइनस एस हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको मैंने स्लिप एस इसलिए लिया है क्योंकि जनरली जो स्लिप का फॉर्मूला होता है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही होता है। तो क्योंकि फॉरवर्ड फील्ड और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम है, इसलिए जो फॉरवर्ड की स्लिप होगी वही हमारी एक्चुअल स्लिप होगी, यानी कि जो हम लोग कन्वेंशनल स्लिप कहते हैं, ठीक। तो इसलिए मैंने इसको क्या ले लिया, एस एफ को एस ले लिया है। तो यानी कि एस बी इक्वल टू 2 माइनस एस। इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, मैं ये भी कह सकता हूं यहां से कि जो बैकवर्ड स्लिप होगी वो कितनी होगी, 2 माइनस एस एफ, यानी कि फॉरवर्ड स्लिप के 2 माइनस टाइम्स होगी, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ पे, इसी समझ में आ गई। तो बैकवर्ड स्लिप अगर यानी एसबी का मतलब बैकवर्ड स्लिप का मतलब हो गया स्लिप ऑफ रोटर विद रेस्पेक्ट टू द बैकवर्ड फील्ड, ठीक है। इतना सा इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। अब बात करते हैं टॉर्क की, ठीक है। तो टॉर्क की अगर बात करी जाए तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क होता है, अभी आने वाले समय जब आपको इक्विवेलेंट सर्किट बताऊंगा तो वहां पे ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हम लोग करेंगे और उसको सीखेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अभी के लिए फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। तो टॉर्क जो बनेगा वो कितना होगा, हाफ आई आर, यानी कि रोटर के अंदर जो इंड्यूस होने वाला करंट है, ये आई आर क्या है, रोटर इंड्यूस करंट, रोटर करंट, रोटर्स करंट, यानी रोटर के अंदर जो कंडक्टर्स हैं उनके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा। आर आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ रोटर, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ रोटर, रोटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होगा अंदर मैंने बताया था आपको, वहां पे हमने क्या होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर ली जाती है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो हो गया, और अपॉन में स्लिप, ठीक है। तो यानी अगर बात की जाए टॉर्क के फॉर्मूले की, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो टॉर्क बनेगा वो टी इक्वल टू हाफ आई आर का होल स्क्वायर इंटू आर आर अपॉन में स्लिप, ठीक। अब देखो स्लिप अगर बात करी जाए टॉर्क, टी टॉर्क दो पार्ट्स में मैंने बांटे थे, पिछले लेक्चर में आपको बताया था और यहाँ पे भी ऊपर स्टार्टिंग में बताया था इन प्रीवियस लेक्चर। कौन कौन से टॉर्क है, एक है बैकवर्ड टॉर्क और एक है फॉरवर्ड टॉर्क, ठीक है। ये दो टॉर्क मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो वही यहाँ पे आ जाएंगे। अगर टॉर्क की बात करी जाए तो दो टॉर्क होंगे, एक होगा फॉरवर्ड टॉर्क और एक होगा बैकवर्ड टॉर्क। तो अगर फॉरवर्ड टॉर्क ले रहा हूँ तो वहां पे स्लिप क्या होगी, एसएफ हो जाएगी, यानी कि फॉरवर्ड स्लिप। बैकवर्ड टॉर्क लूंगा तो उसकी स्लिप हो जाएगी एसबी, यानी कि बैकवर्ड स्लिप, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो अगर बात की है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की, तो टॉर्क समझ में आ गया। अब देखो टॉर्क तो हमें पता चल गया फॉरवर्ड टॉर्क कितना है, बैकवर्ड टॉर्क कितना है। अगर हमने इनिशियल पुश दिया है इन दैट केस, ठीक है। अगर इनिशियल पुश नहीं दिया है तब नहीं, इनिशियल पुश जब दिया तब। तो अगर इनिशियल पुश देने पे फॉरवर्ड टॉर्क और बैकवर्ड टॉर्क ये हैं, तो अब हम निकालेंगे कि नेट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो नेट डायरेक्शन रोटेशन के लिए हमें ये देखना पड़ेगी इक्वेशन। तो देखो क्योंकि जो स्लिप होती है फॉरवर्ड की वो होती एस, ठीक है, और जो बैकवर्ड स्लिप होती है 2 माइनस एस। तो ऑब्वियस सी चीज है, स्लिप की जो वैल्यू होती है आपने पढ़ा होगा हमेशा एस जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, यानी कि एस की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर हम मान लेते हैं लेस देन 1 है, क्योंकि मोटर रोटेट हो रही है तो कभी भी रोटेट होते टाइम 1 नहीं होगी, तो एस की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। अगर एस की लेस देन 1 है तो एस एफ क्या होगा, छोटा होगा एज कम्पेयर टू द एस बी, क्योंकि एस बी की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी। देखो यहाँ से देख सकते हो, अगर एस की वैल्यू तुम 1 रखते हो मैक्सिमम, तो एस बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं एस की वैल्यू तुम रखते हो लेस देन 1, एस लेस देन 1 रखोगे तो एस बी जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा हमेशा, ठीक है। तो यहां से ही सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। तो बात करी जाए अगर बैकवर्ड स्लिप की, तो बैकवर्ड स्लिप हमेशा क्या होगा, 1 से 2 के बीच में वेरी करेगी, जबकि जो फॉरवर्ड स्लिप होगी वो 0 से 1 के बीच में वेरी करेगी, ठीक है। तो फॉरवर्ड स्लिप हमेशा 0 से 1 रहेगी और बैकवर्ड स्लिप हमेशा 1 से 2। तो
यानी कि क्या मतलब हुआ, यानी कि हमेशा मतलब मैक्सिमम केसेस में बैकवर्ड स्लिप हमेशा ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द फॉरवर्ड स्लिप। अब क्योंकि बैकवर्ड स्लिप ज्यादा है तो टॉर्क जो होगा फॉरवर्ड टॉर्क वो हमेशा ज्यादा होगा बैकवर्ड टॉर्क से। यहाँ देखो देख सकते हो फॉर्मूले में, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्लिप है, ठीक है, तो टॉर्क क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्लिप के, तो 100% क्या होगा, जो टॉर्क होगा फॉरवर्ड का टॉर्क वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द बैकवर्ड टॉर्क, क्योंकि स्लिप जो है बैकवर्ड की वो ज्यादा है। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक। तो ये चीज समझ में आ गई। अब देखो इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं, मोटर रोटेट इन इनिशियल पुश डायरेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन तुम इनिशियली पुश करोगे। अब क्योंकि हमने इनिशियली पुश जिस डायरेक्शन में करेंगे उस डायरेक्शन में मोटर रोटेट होगी, और जिस डायरेक्शन मोटर रोटेट होती है वो मैंने बताया था आपको वो हो जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन मोटर अपोजिट होती है वो होता है बैकवर्ड डायरेक्शन। ये चीज मैंने पुराने लेक्चर में तुम्हें बता दी है, यानी कि जिस डायरेक्शन में भी तुम इनिशियल पुश दोगे वही तुम्हारी क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी हमेशा, ठीक है। और इसीलिए मोटर जो होगी किस डायरेक्शन रोटेट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमेशा रोटेट होगी। याद रखना कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन मोटर रोटेट नहीं होगी। रीजन सिंपल सा यही है कि जिस डायरेक्शन में आप इनिशियल पुश दोगे वही तुम्हारी फॉरवर्ड डायरेक्शन बन जाएगी, ठीक है, मोटर रोटेट होना शुरू होगी। ओके, तो यानी कि हमने ये सीखा, पहले हमने ये सीखा कि क्यों मोटर रोटेट नहीं हो रही थी। अगर हम बात करी जाए यहाँ पे इनिशियल पुश से पहले, प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था क्योंकि दोनों फील्ड बराबर थी तो उनसे बनने वाले टॉर्क भी बराबर थे, तो कोई रोटेशन नहीं था। फिर हमने सीखा कि अगर हमने इनिशियल पुश दे दिया है तो इनिशियल पुश देने पे मोटर जो होगी एक जिस डायरेक्शन पुश दिया होगा उस डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगी। रीजन क्या है कि जिस डायरेक्शन में आपने पुश दिया है वहां का टॉर्क जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू द अदर टॉर्क। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि लगातार क्यों रोटेट करती रहेगी, ठीक है। एक बार आपने इनिशियल पुश दिया तो मोटर रोटेट होती और फिर रुक जाती, तो उसके पीछे रीजन ये दिया जाता है कि जो टॉर्क होता है इंडक्शन मोटर में वो हाफ आई स्क्वायर आर अपॉन में स्लिप होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्लिप के। और हमने ये चीज सीखी कि स्लिप जब भी आप देखोगे, ठीक है, स्लिप की अगर बात कर ली जाए तो स्लिप जो होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो स्लिप होगी वो एस होगी और बैकवर्ड डायरेक्शन की जो होगी वो 2-s होगी। ये चीज हमने सीखी। और अगर हम बात करी जाए कंपैरिजन की तो स्लिप जो होगी फॉरवर्ड की वो एस होगी, एस की वैल्यू 0 से 1 हो सकती है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में सीखा होगा। तो अगर एस की वैल्यू 0 to 1 है तो बैकवर्ड स्लिप की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 to 2 होगी। यहां से फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हो इजिली। तो क्योंकि बैकवर्ड स्लिप हमेशा ज्यादा होगी फॉरवर्ड स्लिप से, तो टॉर्क जो होगा बैकवर्ड वो हमेशा कम होगा एज कम्पेयर टू द फॉरवर्ड टॉर्क से। तो क्योंकि फॉरवर्ड टॉर्क हमेशा ज्यादा होगा बैकवर्ड टॉर्क से, तो मोटर जो होगी वो हमेशा फॉरवर्ड टॉर्क की तरफ ही रोटेट करेगी, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल पुश, ठीक। अब ये क्यों कह रहा हूं, तो ये बताए इनिशियल पुश जिधर दोगे उस डायरेक्शन मोटर पहली बार यानी कि इनिशियली रोटेट करेगी, और जिस डायरेक्शन मोटर इनिशियली रोटेट करती है वही फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाता है। तो यानी कि इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मोटर जो रोटेट करेगी इनिशियल पुश यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर हमेशा रोटेट करेगी। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। नाउ लास्ट जो मैंने आपको पॉइंट छोड़ा था कि लाइफ एनालॉजी से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो जैसा इंडक्शन मोटर में हो रहा है हर बार एक बैकवर्ड फ्लक्स होगा और एक फॉरवर्ड फ्लक्स होगा। जिस डायरेक्शन में आप एक्सटर्नल टॉर्क लगा देते हो वही डायरेक्शन जो होती है हावी हो जाती है, वही डायरेक्शन जो होती है वो डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे ब्रेन की अगर बात कर ली जाए तो एक उसका पॉजिटिव पार्ट है और एक हमारे ब्रेन का नेगेटिव पार्ट है। यानी कि अगर आप कोई भी काम लाइफ में करने जाते हो तो उसका एक पॉजिटिव पार्ट आपका दिमाग कहता है कि हाँ ये सही काम करने को, और नेगेटिव पार्ट तुम्हारा कहता है कि गलत काम करने को। जिस डायरेक्शन में तुम इनिशियल पुश दे दोगे यानी कि टी एक्सटर्नल, यानी कि जिस डायरेक्शन में तुम एक्सटर्नल टॉर्क लगाओगे, अब एक्सटर्नल टॉर्क क्या हुए ये डिसाइड होते हैं बुक्स से, ठीक है, या फिर आपकी कम्युनिटी कैसी है, या कह सकते हैं तुम कैसे लोगों के साथ सोशल, या फिर फ्रेंड्स कैसे हैं। जैसे तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, जो फ्रेंड्स हैं वो आपके एक्सटर्नल पुश का काम करते हैं। तो अगर आपके फ्रेंड्स हो गए या सोशल कैसे हो, या कौन सी बुक्स पढ़ रहे हो, कौन से टीवी सीरीज देख रहे हो, ठीक है, किसको फॉलो करते हो, ठीक है, तो जो आपके फॉलो जिसको कर रहे हो ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं आपका इनिशियल पुश। तो अगर आपका इनिशियल पुश जो होगा वो पॉजिटिव ब्रेन की तरफ होगा तो आपकी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगी, डायरेक्शन ऑफ एक्शन होगा वो इन फॉरवर्ड होगा, यानी कि आप लाइफ में आगे जाने लग जाओगे। लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स, बुक्स, टीवी सीरीज जो भी आप देख रहे हो वो नेगेटिव साइड की तरफ है तो इनिशियल पुश तुम्हारा नेगेटिव साइड की तरफ होगा, और ऐसे केस में तुम्हारी पूरी लाइफ नेगेटिव की तरफ ही बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। तो ये लाइफ की एनालॉजी जो हम सीख सकते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से, ठीक है। लाइफ में जो भी हमने मशीन्स पढ़ते हैं वो सारी कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। तो ये बेसिकली स्लाइड इसी चीज को समझाने के लिए मैंने इसमें डाली है। आई होप ये चीज आपको पसंद आई होगी। तो जब भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से हम ये चीज कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। नाउ लास्ट में कनेक्ट द डॉट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा इनिशियल पुश अगर हमने दिया इस डायरेक्शन में तो इनिशियल पुश देने से जो फॉरवर्ड फील्ड थी वो उसके साथ एक एक्सटर्नल फील्ड आ गई, और हमारा इससे क्या हुआ जो
बैकवर्ड टॉर्क था वो छोटा रह गया, फॉरवर्ड टॉर्क ज्यादा हो गया। ऐसे कैसे मोटर रोटेट हो गई, पर मोटर रोटेट हुई पर कंटिन्यूअसली कैसे रोटेट करती रहेगी, उसके लिए हमने स्लिप निकाली। स्लिप में हमने सीखा स्लिप क्या होता है, रिलेटिव स्पीड अपॉन में रेफरेंस स्पीड। हमने दोनों डायरेक्शन में देखा कि अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रोटर की और फील्ड की सेम है तब क्या स्लिप होगी, अपोजिट है तब क्या स्लिप होगी। देन हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में पहुंचे, उसके अंदर हमने स्लिप निकाली, तो हमने देखा फॉरवर्ड स्लिप जो थी वो एस आई, तो बैकवर्ड स्लिप कितनी है 2 माइनस एस निकल के आई, यानी कि 2 माइनस एस ग्रेटर देन होगी एस, क्योंकि हमने सीखा था कि एस जो होती है वो 0 से 1 के बीच में वेरी करती है, तो ये 1 से 2 के बीच में, ठीक है। फिर यहां से हमने सीखा टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क जो है वो कहता है कि हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है टॉर्क, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है स्लिप के, यानी कि जिसकी स्लिप ज्यादा उसका टॉर्क कम। तो देखो यहाँ से अगर हम फॉरवर्ड टॉर्क की बात करी जाए तो फॉरवर्ड स्लिप पे डिपेंड करेगा, बैकवर्ड टॉर्क की बात की जाए तो वो बैकवर्ड स्लिप पे डिपेंड करेगा। तो क्योंकि स्लिप बैकवर्ड की ज्यादा है तो ऑब्वियस सी चीज है टॉर्क जो होगा बैकवर्ड का वो कम होगा, इसीलिए मोटर जो होती है कंटिन्यूसली रोटेट करती रहती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड टॉर्क जो होता है वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू द फॉरवर्ड टॉर्क, ठीक है। तो यह कह सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल रोटेशन, ठीक। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर के अंदर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट कवर करा है, कैसे डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी से हम ये सीख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इनिशियल पुश की डायरेक्शन में क्यों होगा, यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को अगर एक डायरेक्शन में रोटेट कर दिया है इनिशियल पुश देके, तो कंटिन्यूअसली मोटर उसी डायरेक्शन में क्यों रोटेट करती रहेगी। ये चीज हमने डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी से समझी, ठीक। आने वाले लेक्चर के अंदर मैं टॉर्क स्पीड टॉर्क कर्व बना के देखूंगा, और वहां पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी से हम लोग स्पीड टॉर्क कर्व निकाल सकते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, और ऑपरेशन किस जोन में हो रहा है या किस क्वाड्रेंट में हो रहा है, ये सब चीजें सीख सकते हैं। आपने अब तक कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।